स्कैटरिंग। पहले लिखिए इलास्टिक क्यू स्कैटरिंग। वैल्यू अपन ने टॉपिक लिखा था, क्या लिखा था सर अपन ने सिर्फ हेडिंग डाली थी क्यू वैल्यू। अभी मैं पहले न्यूक्लियर रिएक्शन बता रहा हूँ, क्यू वैल्यू सी में आएगी बात, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में पहला लिखो इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग, मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल है 2He4 का और कोई न्यूक्लियस है, कोई सा भी न्यूक्लियस मान लिया एक्स न्यूक्लियस है, और अगर ये बहुत फार यानी स्पीड इसकी v है और बहुत फार बहुत हैवी न्यूक्लियस है, ये बहुत फार से ही ये रिपल्सन फोर्स फील करके वापस v से लौट जाता है, तो इट विल नॉट मेक एनी चेंज इन x, इट विल नॉट मेक एनी चेंज इन x। सर नहीं दिख रहा है सर, इंक बहुत डिम है। तुम डालिए यार, देखो कहाँ चल रहा है, और डाल थोड़ा इंक। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना जरा, डाल रहे। चलिए, अगर मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल है, अगर किसी हैवी न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स से बीच में ही दूर पर ही मोमेंटरी रेस्ट लेके वापस लौट जाएगा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। और ये इतना हैवी है कि इट इज नॉट मूविंग, तो ऐसे रिएक्शन को आप कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी सर नो नहीं लॉस। समझ आया, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं बहुत हैवी न्यूक्लियस के पास अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इट विल फील अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स, और मान लीजिए बहुत दूर से ही ये मोमेंटरी रेस्ट लेके और फिर लौटता है, तो जितनी स्पीड से आ रहा होगा उतनी स्पीड गेन कर लेगा जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा भाई, समझ में नहीं आया? अरे समझ में नहीं आया। हाँ सर। मान लो एक चार्ज है कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू आ रहा है वेलोसिटी v से, और ये इतना हैवी है कि मूव भी नहीं करेगा, तो इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ये मूवमेंटरी रेस्ट पर आएगा, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर ही ये मूवमेंटरी रेस्ट पर आ जाएगा और वापस मुड़ेगा, और जब ये इस पोजीशन से दोबारा गुजरेगा तो इसकी स्पीड v हो चुकी होगी, नहीं हो चुकी होगी, क्योंकि सेम फोर्स फील कर रहा है ये। हाँ सर। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। ऐसे कोलिजन को, एक्चुअली कोलिजन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फॉर अ स्मॉल टाइम। जरूरी नहीं है ये पार्टिकल इससे टकराए, जरूरी नहीं है। कोलिजन का मतलब इट इज नॉट एसेंशियल द पार्टिकल शुड कोलाइड विद अदर। क्लियर है? हेलो, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो पहले में इलास्टिक स्कैटरिंग लिख दिया, दूसरा लिखो इनलास्टिक स्कैटरिंग। इनलास्टिक स्कैटरिंग, इनलास्टिक स्कैटरिंग में मान लीजिए एक डाल दी, बताइए सर तो वो जो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो अपना केस था जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर रहे थे, तो सर वो इलास्टिक स्कैटरिंग में आएगा? रदरफोर्ड में अल्फा स्कैटरिंग, यस, लेकिन लेकिन उसमें नहीं आएगा, एक्सरेज में नहीं आएगा। मान लीजिए 1H1 कोई पार्टिकल है और ये कोई न्यूक्लियस है, लेकिन बट दिस न्यूक्लियस इज नॉट सो हाई, और ये इससे जाके कोलाइड हुआ, तो कोलाइड होने का मतलब 1H1 प्लस न्यूक्लियस वाई। अब न्यूक्लियस वाई ने इसको गेन कर लिया, एक पोजीशन आई जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, तो ये वाई की नई एक्साइटेड स्टेट है, और दोबारा जब वो हट जाएंगे तो वाई तो वाई रह जाएगा, लेकिन 1H1 भी निकल जाएगा। लेकिन उस पोजीशन में क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लो v डैश है, और जब ये टकरा रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है, तो दिस v डैश इज लेस देन v, यानी जो आपका हाइड्रोजन वाला पार्टिकल आफ्टर रिएक्शन निकलेगा उसकी स्पीड कम हो चुकी होगी, और इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, यानी इसने अपना कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का प्रोवाइड किया है, किसको? वाई को। ये बीच वाली पोजीशन में दोनों कंबाइंड हो चुके हैं, और कंबाइंड होने का मतलब है वो
बीच में एक पोजीशन, हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। तो इसमें क्या होगा, कोलाइडिंग पार्टिकल विल ट्रांसफर इट्स सम एनर्जी टू द टारगेट। टारगेट है आपका वाई न्यूक्लियस। क्लियर है? अरे क्लियर है कि यस नहीं है? अब तीसरा लिखो, एक होता है सिंपल कैप्चर, एक होता है सिंपल कैप्चर। सिंपल कैप्चर का मतलब है कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम ने इससे स्ट्राइक किया। अब वाई वाला क्या करेगा, वाई वाला क्या करेगा, 1H1 ने वाई को स्ट्राइक किया, तो यहां पर वाई जो है अपनी नई एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, नया एलिमेंट बना लेगा कोई। मान लो कोई नया एलिमेंट बनाया इसने वाई डैश, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, और इसका एटॉमिक नंबर मान लो इसका था Z एटॉमिक नंबर, तो इसका Z+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? Z+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A+1। बट दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा ये? हेलो, किसमें आ जाएगा ये? ग्राउंड स्टेट में। तो वाई डैश ही बना रहेगा, Z+1 ही रहेगा, A+1 ही रहेगा, लेकिन इसमें से एक फोटोन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? फोटोन। और फोटोन की एनर्जी होगी HF। नहीं क्लियर हुआ? तो +1 से इंक्रीज होना जरूरी है? बिल्कुल, ये मैंने क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहेंगे हर पार्ट में। यस इसमें रिएक्शन से पहले कितने न्यूक्लियॉन है? Z+1 प्रोटॉन है, और A जो A है वो A टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन Y में है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन X में H में 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन Z+1 है, सॉरी A+1 है ना, A+1 है ना। यस सर। और इसने इसको एब्जॉर्ब करके ये वाला न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, स्टार लगा दिया, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटा, तो ये ग्राउंड स्टेट में है। और उस समय जब वो ग्राउंड स्टेट में लौट रहा होगा तो फोटोन एमिट कर रहा होगा, और फोटोन की वेवलेंथ ये होगी, और सॉरी फोटोन की एनर्जी ये होगी। यानी टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व है हर पार्ट में। सर वो इसमें A+ क्या है? सर A+1 सेकंड H न्यू वाला जो अपन ने पार्ट लिखा है, HF वाला जो पार्ट लिखा है उसके पहले। A+1 अच्छा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो हाँ सर। Z+1 और A+1 ही है ना, वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना। अब यस जो सर। फोटोन है उसमें थोड़ी कोई एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर है। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट वाला है इसका डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन में बस रिएक्शन याद रखो थोड़ी सी। सर हाइड्रोजन होना जरूरी है इन सब में या फिर कोई और भी हो सकता है? तुम्हारा मन करे वो ले लो भाई। जनरली हाइड्रोजन एटम गैस का ले सकते हैं ना हम फ्री स्टेट में, हाँ क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है उसके अंदर। यस सर। ठीक है ना, इसलिए उसको ले लेते हैं जनरली प्रैक्टिकली। ठीक है। यस सर। अब मान लीजिए मुझे बोरॉन को, मैं बता रहा हूं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन बाई अल्फा पार्टिकल, डिसइंटीग्रेशन बाई अल्फा पार्टिकल। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है 2He4, और कोई बोरॉन ले लिया आपने 5 बोरॉन 10, ये था ना 5 बोरॉन 10, ये नया एटम बना 7 सर 11। नाइट्रोजन 14। देखो याद करने वाली चीज है ये मुझे याद ही है बस, और कुछ नहीं। सर बोरॉन का 11 होता है। अरे यार, हो सकता बोरॉन का
ये सेम आइसोटोप हो तो आइसोबार नहीं हो सकता क्या? वो सॉरी आइसोटोप नहीं हो सकता बोरोन का? यस सर। 7n14 और इसके बाद ये स्प्लिट हुआ 6c13 और +1h1। इसमें कुछ नहीं है, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये तो आप भी जानते हैं केमिस्ट्री में, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कांस्टेंट इन एवरी स्टेट। और ये n जो है, n जब ब्रेक होता है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। क्या है ये? क्या है ये? हेलो, ये क्या है? अरे ये क्या है? 7n14 अनस्टेबल है ना? ये स्टेबल है? ये स्टेबल है ना? हेलो, सर हाँ। स्टेबल है ना? 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। यस सर। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में है। जब एक्साइटेड स्टेट में है तो इसके अंदर से, अब ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसमें से क्या निकलता है? सर ये एक। अनस्टेबल कैसे होगा? 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, यानी कि रेशियो तो 1 हो गया। बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन ये चूंकि टकराया था, स्प्लिट हुआ था, तो ये एक्साइटेड स्टेट में है। किसमें? ये एटम जरूर स्टेबल है, ये न्यूक्लियस जरूर स्टेबल है, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट। क्या है ये? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में आने पर ये ऐसी रिएक्शन देता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये केमिस्ट्री का मोस्टली पार्ट है, मुझे रिएक्शन याद भी नहीं रहती, लेकिन इसमें मैं तुम्हें पार्ट बता रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, वो जो बता दिया मैंने, हेलो, वो जो मैंने बताया सर वो तो तो अगर है। एक्साइटेड स्टेट में आया तो सर फिर इसने वो जो सिंपल कैप्चर वाला था HNO, तो वो उसने क्यों नहीं एमिट किया? कैप्चरिंग में वो जो एटम आया है, उसने जो 7n13 वाला बताया था मैंने, 7n13, हालांकि ये भी स्टेबल है और वो भी स्टेबल है। 7n13 भी अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर है, क्योंकि वो 6/7 के बराबर है, अप्रोक्सीमेट 1 है। वो भी स्टेबल है, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट, ये भी एक्साइटेड स्टेट में है। तो उस पोजीशन में ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन, देखो कुछ चीजें और याद रखो, जैसे n है 7n14, जनरली नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन, हेलो, नाइट्रोजन, यस सर। कोई दूसरी रिएक्शन आप देख लेना अगर मिल जाए तो, मुझे तो नहीं है याद, मुझे तो याद नहीं है इसकी रिएक्शन कोई, है ना? हेलो, हेलो, यस सर। ये स्प्लिटिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। जब बोरॉन का हीलियम के साथ होता तो इंटरमीडिएट एलिमेंट ये आता और फाइनल प्रोडक्ट ये फाइनल प्रोडक्ट देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखते होंगे और क्या। ठीक है सर भाई? मतलब नाइट्रोजन वाले सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है? हाँ, ट्रांजिशन तो है ही, लेकिन इसमें इसने 2 नए न्यूक्लियस बना दिए, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ये बना दिया, अरे बना यस दिया कि सर। नहीं? और जब वहां पर कैप्चरिंग हुई थी तो एक ही न्यूक्लियस रहा था, दूसरा पार्ट एनर्जी के फॉर्म में निकला था। क्या रहना हाँ। दोनों? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्यू वैल्यू के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए ये एक इनकमिंग पार्टिकल है और ये टारगेट है, टारगेट न्यूक्लियस। क्या है ये? हेलो, हेलो, टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस है। ठीक है, और टारगेट न्यूक्लियस के बाद मान लीजिए प्रोडक्ट बना एक, और प्लस एक आउटगोइंग पार्टिकल बना। ठीक है भाई, क्या बना ये? यानी आपके रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं इंसिडेंट वाला पार्टिकल और टारगेट वाला पार्टिकल, और जो प्रोडक्ट बन रहा है और एक आउटगोइंग पार्टिकल है। बात समझे? तो ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन। मान लो मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है mi, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल है mt, और ये रेस्ट पर है।
यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इसकी टोटल रेस्ट मास एनर्जी है mc², जबकि इसके अंदर कुछ स्पीड है v, तो mi(c²) ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी इनकमिंग प्लस टारगेट, इन दोनों का समेशन है। जबकि प्रोडक्ट की मान लीजिए मास mp है और आउटगोइंग का मास m0 है, और ये प्रोडक्ट जो बना इसकी टोटल एनर्जी होगी रेस्ट मास एनर्जी mp(c²) और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल, जबकि आउटगोइंग की होगी m0(c²) प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? सॉरी, आउटगोइंग। आ रहा है कि नहीं आ रहा भी? यस आ रहा है सर। कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है स्मृति? शिवानी, यस सर। शिवानी आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? शिवानी रिप्लाई करो जरा। शिवानी सर नहीं है प्रेजेंट भी नहीं है वो? सर, अच्छा थी फिर ये लीव हो गया। अच्छा, ये टोटल जो एनर्जी है बिफोर रिएक्शन और टोटल एनर्जी आफ्टर रिएक्शन बराबर होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है ये? टोटल एनर्जी बिफोर एंड टोटल एनर्जी आफ्टर शुड बी सेम। और जो Q वैल्यू होती है, जो Q वैल्यू ध्यान से समझना, Q वैल्यू जो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग, दिस इज द Q वैल्यू। ये Q वैल्यू है। ये कितना आएगा जब वैल्यू रखोगे, जब इनको बराबर करोगे? जब बराबर करोगे तो ये तो 0 थी, ये लिखी हुई है, तो ये कितना आएगा बताओ? वैल्यू बताओ कितनी मतलब आएगी? सर क्यू वैल्यू सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है। हाँ, दोनों की एक्चुअली रेस्ट मास एनर्जी तो उतनी प्रेजेंट रहेगी ना, कि नहीं रहेगी? तो जो मासेस सर हैं, मास में जितना चेंज आएगा इनटू बस सी वही। स्क्वायर। ये कितना आएगा भाई? सॉल्व करेंगे जब आप, तो मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस मास ऑफ टारगेट पार्टिकल माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल इनटू c²। ये आएगा भाई? यस अरे सर। आएगा कि नहीं? समझ में आया? यस सर। अब अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो कौन सी रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? यस सर, एंडोथर्मिक। कल बताया था मैंने। और ऐसा जब भी पॉसिबल है जब इंसिडेंट और टारगेट, ये जो दो पार्टिकल हैं, इनका टोटल मास लास्ट में प्रोडक्ट और आउटगोइंग से ज्यादा हो, है कि नहीं? लिख लिया? यस सर। हेलो? यस सर। हाँ, और अगर Q लेस देन 0 है तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है वो? हाँ, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है और आउटगोइंग पार्टिकल का मास इससे बड़ा हो, यस सर। तो इसमें ऐसा कब होता है कि जब जब इनकमिंग वाले पार्टिकल की एनर्जी का कुछ पार्ट मास में कन्वर्ट हो जाए। लिख लेना, एक्सोथर्मिक इज पॉसिबल। एक्सोथर्मिक इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है ये? एक्सोथर्मिक कब पॉसिबल है? व्हेन सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंस पार्टिकल
गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास, यानी इसकी एनर्जी का, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी का कुछ मास, इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट अगर मास में कन्वर्ट होता है तो एक्सोथर्मिक होती है, जनरली ऐसी नहीं होती है। समझ में आ रहा? अरे आपको ये मास बढ़ाना है ना। हेलो हेलो, सर रेस्ट मास चेंज नहीं हो सकता? नहीं रेस्ट मास कैसे चेंज हो जाएगा? रेस्ट मास कैसे चेंज हो जाएगा? इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। क्लियर है? ये कौन सी वैल्यू है? क्यू वैल्यू। वैल्यू ठीक है ना? तो क्यू वैल्यू Yes, समझ में sir. आई? क्यू वैल्यू समझ में आई? हाँ सर। हेलो, यस सर। ठीक है, आज इतना ही रहने देते थे, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अब थोड़ा सा ही बचा है न्यूक्लियर फिजिक्स में, फिर रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, हाँ सर। इसके सवाल भी कराने हैं मुझे। सर वो फोटो इलेक्ट्रिक की भी शीट भेज दीजिए। हाँ भेज देंगे।